हाय दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें न्यूज़ 9 लाइव टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी के खास कार्यक्रम शिक्षा के महत्व में। शिक्षा के महत्व कार्यक्रम के तहत आज हमारे सहयोगी विशाल रस्तोगी कुछ शिक्षकों से बात कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए सीधे आपको अपने सहयोगी विशाल रस्तोगी के पास ले चलते हैं और उन शिक्षकों की बात सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ बात कर रहे हैं। तो सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और मैं विशाल रस्तोगी हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम लेकर। शिक्षा का महत्व। हमारे साथ शिक्षा जगत की 3 अजीम हस्तियाँ हैं। हम आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित मुफ्ती खबीर अली साहब से, जो कि इरम वोकेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। आप रिजवान पब्लिक लाइब्रेरी 30 सालों से संचालित कर रहे हैं और इसके अलावा आप मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ हैं अबुल खैर जी, फाउंडिंग मैनेजर हैं जामिया जिक्रा निशवा के। आइए चलते हैं। हम सबसे पहले मुफ्ती साहब से बात करते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप वहाँ के स्कॉलर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की और इरम वोकेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो आप शिक्षा को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपने सोचा कि मॉडर्न एजुकेशन को इस तरीके से प्रमोट करने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, आपकी क्या सोच रही है उसके पीछे, आप बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बधाई देता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे मौजू पर हम सबको बुलाया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। शिक्षा अब मिटती जा रही है। कहने को आजकल जगह जगह स्कूल, इदारे, कॉलेजेस, मदरसे, कोचिंग सेंटर सब कहीं चल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब ये सब एक पेशा बन गए हैं, शिक्षा नहीं रह गई है। इसलिए कि शिक्षा किताब की नहीं होती है, फ़न की होती है, ज्ञान की होती है, हुनर की होती है, तरबियत की होती है, मॉरल की होती है, अखलाक की होती है, तरबियत की दी जाती है। आज बच्चे नाउन प्रोनाउन को नहीं समझते, संज्ञा क्रिया नहीं समझते। उनके लिए डिग्री बहुत अहम है। और सच्ची बात यह है कि गांजरी इलाके में शिक्षा पर काम करना शायद पहाड़ खोदने के बराबर है। और लफ्ज़ लाइब्रेरी को मुझे समझाते हुए तंबोर में 13 साल लग गए। बहुत बड़ी बात है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे देखते हैं तो लाइब्रेरी, और जब कोई कहीं जाता है, किसी भी देश में जाता है तो लाइब्रेरी देखता है तो मुझे याद करता है। यानी लाइब्रेरी और मैं लाइब्रेरी जो है दोनों लाजिम मलजूम बन गए हैं, ये एक जुज़ बन गए हैं। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में कुछ बहुत दुर्लभ किताबें हैं, ज़रा तफसील बयान करें। इत्तेफाक यह है, कुरान शरीफ के जमा करने से पहले और जब अहादीस जमा हो रही थी तो कुरान पाक तरतीब से पहले और हदीस शरीफ से पहले जो एक मुसव्वदा था सहीफ़ा हम्माम मुनब्बह, जो इस वक्त आपके हिंदुस्तान में कुल 2 जगह है, एक बनारस में है, एक तंबोर में है, और कहीं नहीं है। ऐसे गुरु ग्रंथ उर्दू में आपके हिंदुस्तान में सिर्फ तंबोर में है गुरु ग्रंथ उर्दू में, और पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। ऐसे ही गीता अरबी ज़बान में कुल 2 जगह है, एक नदवे में है, एक तंबोर में है। क्या बात है। और लोग जाते हैं सऊदी अरब हज करने के लिए। मैंने वहाँ के हाजियों से कहा मुझे जो किताबें हमारे हिंदू धर्म की अरबी में छपी हैं वहाँ, वो मुझे लाइए, वो मुझे दे दीजिए। तो मैंने अपने यहाँ तकरीबन 4 वेद जिसमें अंग्रेज़ी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है,
और अरबी में गीता है, और गुरु ग्रंथ के साथ साथ सहीफ़ा में मुनब्बा, और एक किताब है फ़िक़्ह इस्लामी की, उसका नाम है अल मौसूअतुल फ़िक़हिय्या, जो 70 जिल्दों में उर्दू में है और 800 जिल्दों में अरबी में है। आपके तंबोर में वो मौजूद है, सिर्फ वो जो है बनारस में है अहले हदीस के यहाँ, कि मेरे तंबोर में, आपके तंबोर में, हम सबके तंबोर में है लाइब्रेरी में। मेरे मोहतरम, सच्ची बात यह है, ना कोई किताब पढ़ने वाला है। अब तो लोग चाहते हैं मोबाइल से सब कुछ सीख लें, और मोबाइल जहाँ बहुत सी चीज़ों में फ़ायदेमंद है, मुफीद है, लेकिन बहुत चीज़ों में नुकसानदेह भी है। आज जो मुआशरा ज़वाल पजीर हो रहा है वो सब मोबाइल की देन है। इंसान समझता है हम पढ़ रहे हैं, पढ़ता नहीं है। उस्ताद गुरु हमारा जो हमें पढ़ा रहा है, उसका जो अगर अखलाकी किरदार बहुत बुलंद है तो उसके असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। अगर हमारा गुरु, हमारा टीचर, हमारा अध्यापक अच्छे मॉरल का नहीं है तो बच्चों में असर नहीं हो सकता है। अबुल खैर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम बेस्ड एजुकेशन है आज का, जो मतलब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो एजुकेशन हमें हासिल क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम को और बेटर क्वालिफाई करना है। एक होड़ सी बना दी गई है कि आपको एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। सिलेबस अगर उनको पता चल गया कि ये इतना पढ़ना है तो बुक के शेष पोर्शन को कैसे छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें। तो आप किस तरीके से लेते हैं इसे, और इस होड़ को आप कितना उचित मानते हैं? न्यूज़ 9 लाइव टीवी के आज इस अहम प्रोग्राम में हमारी शिरकत हो रही है। बहुत खुश नसीब हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि विशाल रस्तोगी जी जैसे योग्य पुरुष ने सवाल किया है, और नफीस जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मौका दिया। बहरहाल दोनों हस्तियां बहुत बड़ी हमारे लिए हैं, और सवाल भी बहुत अहम है। सवाल अपने आप में बड़ा अनोखा है। ये धारणा बनती चली जा रही है तलबा के अंदर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। एग्ज़ाम के लिए नहीं, इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए, तरक्की के लिए, नॉलेज के लिए हमें पढ़ना चाहिए, और हमारे तलबा को इस तौर पे लेना चाहिए कि एग्ज़ाम तो हमें देना है उन्हीं किताबों से जिन किताबों को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक पढ़ करके, सवालों को रट करके एग्ज़ाम की हम तैयारी कर लें, इससे हम एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन जो असल एग्ज़ाम हमारी पढ़ाई के बाद फील्ड में होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमें पछतावा करना पड़ेगा, और रटे रटाए सवाल वहाँ नहीं आते हैं। जी, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे आपसे। जो गर्ल एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और आपने जो अपनी एक शैक्षिक संस्था आपकी है जामिया जिक्रा निस्वां, वो इस बारे में क्या प्रयास कर रही है, और कैसे आप अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वहाँ से आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आप बताने का कष्ट करें। गर्ल एजुकेशन का सवाल आपने बहुत अच्छा किया है विशाल सर, बहुत शुक्रगुजार आपके हैं हम इस बात के लिए। देखिए, हमारे दुनिया की जो आबादी है वो 50% मर्दों पर और 50% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हाफ हम दुनिया में हैं, लेकिन मर्दों के लिए जितना कुछ हो रहा है उतना ख़वातीन के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं जब पढ़ कर के आया, मैंने देखा तंबोर में बच्चों के तो इदारे बहुत हैं, गांधी इंटर कॉलेज से लेकर के और बाद में डिग्री कॉलेज तक हुआ, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन पे काम कम हो रहा था। मैंने सोचा कि गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना चाहिए और सेपरेट गर्ल्स स्कूल खोलना चाहिए। उसी मुनासिबत से मैंने जामिया जिक्रा निस्वां की स्थापना की। को एजुकेशन था, बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते हैं। माहौल नहीं था उस वक्त, आज से 10-15 साल पहले, के लोग अपने बच्चियों को बच्चों के साथ पढ़ने के लिए भेजें। इसलिए बच्चियों की तालीम बहुत अधूरी रह रही थी। ये मान के चलिए कि 100 लड़के अगर पढ़े हैं तो 15 बच्चियां पढ़ी मिलती थीं। ये बड़ा ख़राब मामला था। मैंने सोचा कि मुझे गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना चाहिए और मैंने इस सम्त में काम शुरू किया। और जब काम शुरू किया
तो बात यह है कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारनामा बनता गया। अब बहुत सारे गर्ल्स स्कूल और भी खुल गए हैं और खुलना चाहिए, और लड़कियों को लड़कों के बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए, और उनके लिए माहौल और हालात और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना मर्दों की जिम्मेदारी है। और हमने ये काम किया और हमने इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, और हम भी मुतमईन हैं कि हमने कुछ किया है। अफजाल जी, बोर्ड एग्ज़ाम्स अब लगभग डेट डिक्लेरेशन होने ही वाली है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्कॉलर्स को कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे उन्हें लाभ हो, और किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स जो कोरोना काल में 30% सिलेबस कम हुआ, 70% सिलेबस बचा है, किस तरीके से टीचरों ने मेहनत करी है और उसका क्या बेनिफिट मिला, क्या एग्ज़ाम्स की डेट और आगे जाएं, बढ़ जाएं, या ऐसे जो सत्र चल रहा सेशन वैसे होना चाहिए? कुछ अपने सुझाव। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 9 टीवी को मोस्ट वेलकम कहता हूं कि उन्होंने हमको आप यहाँ पे आमंत्रित किया, और जो काम हम अपने बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कॉलेज या गोष्ठी करके करते थे, उसको इन्होंने एक छोटी जगह पे बुला करके और लंबी हमारी बातों को पहुंचाने का एक हम माध्यम दिया है। इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। मैं अपने बच्चों को एक पैगाम देना चाहता हूं उनके माध्यम से कि कोरोना काल में एक तो स्टडी कर नहीं पाए, क्लास भी नहीं चल पाए, और अभी भी जो एक क्लास के बाद जो कोचिंग हमारे बच्चे करते थे, वो कोचिंग में भी पाबंदियां हैं। तो सब कुछ बच्चों को ही करना है, इसलिए मेहनत काफ़ी उनको करना पड़ेगी। और उसके लिए माध्यम ये है कि जो तैयारी करें वो रिटर्न करें, पहले समझने के बाद फिर उसको जो लिख के, जिससे उनकी राइटिंग भी स्पीड भी तेज़ होगी। हमारे बच्चों में सबसे बड़ी कमी ये होती है, एग्ज़ाम हॉल में जाके वो डर से जाते हैं और वो एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा अपना टाइम लगा देते हैं, और जो उनको क्वेश्चन आते होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो हम बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि अपने जितने क्वेश्चन को करना है उसको अपने पूरे टाइम में बांट करके और करें। उसका रीज़न ये है कि जैसे हमारे पूछा जाता है कि 5 क्वेश्चन करने हैं, हमको आते 5 हैं, टाइम की कमी की वजह से टाइम हमारे पास इतने होता है, लेकिन हम ज़्यादा लिखने में 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन मेरा छूट जाता है। जो एग्ज़ाम वो होता है कापी जो चेक करता है, तो उसके सामने ये मजबूरी बन जाती है वो अगले में कितने नंबर दे। ये हमारी सबसे बड़ी जो है बच्चों की फॉल्ट होती है। और हम इसी के माध्यम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड का बात आप लाए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि ये हमारे सामने अभी चुनाव है, पंचायत का, ग्राम पंचायत का चुनाव है, और उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि बोर्ड परीक्षा पहले कराई जाए या बाद में कराई जाए। तो हम इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि अभी 14 जनवरी को एक बैठक होगी हमारे डिप्टी CM जी की, तो चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा अहम है, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र का चुनाव होता है, और इसमें हमारे जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मुतासिर होंगे इससे। तो चुनाव को पीछे कर दिया जाए थोड़ा सा, और पहले परीक्षा जो है अप्रैल तक की निपटा ली जाए, उसके बाद जो है चुनाव करें तो ज़्यादा इसके, क्योंकि ये भारत के भावी भविष्य हैं, और इन्हीं से आगे पढ़ के जो हमारे देश के जो लीडिंग करेंगे। आज यही रीज़न है, सबसे बड़ी पॉइंट जो है, आप देखिए कि हमारे शिक्षा का ये पॉइंट है कि शिक्षा क्यों हम पीछे हो रहे हैं। शिक्षा, चुनाव है, चुनाव को हम फोकस दे रहे हैं और एग्ज़ाम को पीछे कर रहे हैं। यही रीज़न है कि अनपढ़ जाहिल ये हमारे कायद बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, और पढ़ने वाला बंदा पीछे जा रहा है। तो अबुलकर जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ हमारा समाज और मॉडर्न एजुकेशन, इस पे आप कुछ अपनी लाइनें दीजिए। हमारा समाज और मॉडर्न एजुकेशन बहुत अहम सवाल है। हमारा समाज और हमारे समाज में रहने वाले लोग
इधर तेज़ी से उन्होंने मॉडर्न चीज़ों को अपनाया है। इधर 15 साल पहले आप जाएं तो देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन था ही नहीं और लोग बहुत पीछे थे। अब जब से मॉडर्न हुआ है मामला, तमाम चीज़ें मॉडर्न हुई हैं, तो लोग बहुत आगे गए हैं। शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा, इसकी भी बहुत ज़रूरत थी और इस पर भी लोगों ने बहुत तवज्जो की है। इतनी तवज्जो की है, इतनी तवज्जो की है कि क्लासों में जाइए, बड़े कॉलेजों में जाइए, शहरों के बड़े स्कूलों में जाइए, तो लगता ही नहीं है कि हम लखनऊ या सीतापुर के स्कूल में बैठे हुए हैं। वो तमाम नित नए तरीक़ों से एजुकेशन दे रहे हैं, तमाम नए तरीक़े उन्होंने ईजाद किए हैं और उसका बहुत फ़ायदा उठाया है कि एक कमरे में बैठ करके जेनियों से और दीगर जगहों से, बड़ी बड़ी दरसगाहों से उन्होंने अडाप्ट किया है। वहाँ के प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और हम तंबोर और सीतापुर और लहरपुर इस जैसे छोटी जगहों पर बैठ करके हम हमारे तलबा उनका लेक्चर सुनते हैं। ये मॉडर्न ही की बात है। अगर मॉडर्नाइजेशन ना हुआ होता तो शायद ये संभव नहीं था। तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इसका लागू होना भी बहुत ज़रूरी है। और जितना भी इदारों को सामर्थ्य हो, उनकी ताकत हो, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका लागू करना चाहिए। कोरोना काल में सरकार ने बहुत प्रयास किए, दूरदर्शन के माध्यम से भी चैनल स्वयं प्रभा के द्वारा दिखाए जाते हैं बच्चों को, रेडियो के माध्यम से भी। इसके अलावा स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी, लेकिन पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं वो अभी भी शायद उस तरीके से उन चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सुझाव होगा कि उन तक कैसे पहुंचा जाए और उनको कैसे कवर किया जाए? जैसा कि महामारी में एक प्रोसीजर लाया गया कि दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है बच्चे अपने घर पे जो है पढ़ें, उसके लिए सरकार ने कदम उठाया, लेकिन उपकरण ना होने के कारण हर घर में जो मल्टीमीडिया सेट नहीं है, हर घर में टीवी चैनल नहीं है, तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो चीज़ बच्चे हासिल करना चाह रहे थे वो चीज़ वो नहीं मिल पाई, और जो सरकार चाह रही थी वो भी कहीं हद तक की उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हम बच्चों से टच में हैं। बच्चे बहुत परेशान रहे कि सबसे बड़ी बात तो ये नेटवर्क नहीं रहता है, दूसरी चीज़ विद्युत धारा का प्रवाह जो है अनियमित रहता है, इसके कारण जो है सारी चीज़ें जो हैं बेकार हैं। तो इसलिए कहीं तक कि बहुत कदम तो बहुत अच्छा था, बच्चे फुल टाइम बैठ के पढ़ सकते थे, सब कुछ होते, लेकिन वो एक महज सिर्फ एक मुद्दा बन गया और सिर्फ एक बहलावा रहा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप हर मंथ में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं, तो इसके पीछे क्या सोच रही? कवि और तरही मुशायरा हम हर 26 तारीख को करते हैं और हमारी सरपरस्ती में चलता है, कई वर्षों से चल रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आज से 6-7 साल पहले मैं एक छोटे से प्रोग्राम में शरीक हुआ, जिसमें कुछ लड़के बैठे शायरी कर रहे थे। उनकी शायरी मुझे लगा कि ये लोग अगर मेहनत करेंगे तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक लैंप जलाए हुए थे, 2-4 लोग बैठे थे। मुझे लगा कि अगर इनको हौसला दिया जाए, कुछ इनको मोमेंट दिया जाए, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनकी सरपरस्ती की जाए, रहनुमाई की जाए, तो शायद ये आगे जा सकते हैं। और हुआ यही। मैंने जब ये कोशिश की तो अब आप देख लीजिए आज की शायरी और 10-12 साल पहले की शायरी, देख लीजिए कितना फ़र्क आ गया है। अगर आप दीवार के पीछे से सुने तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये तंबोर के लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि दिल्ली लखनऊ से आए हुए लोग हैं जो अपना कलाम पेश कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की और जाहिर है कि सलाहियतें तो उन बच्चों के अंदर, उन शुअरा के अंदर पहले से मौजूद थी। उन्हीं सलाहियतों को परवान चढ़ाने में हमने एक कदम आगे बढ़ाया और वो चढ़ते चले गए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब 26 तारीख को वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, अपना कलाम पेश करते हैं, तो मैं तो खो जाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी ये कोशिश कामयाब हुई। अदब की दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये अच्छा काम किया है। अगरचे मैं कहीं से न शायर हूँ
और ना शायरी का मेरा मिजाज है और ना मैं ये कर सकता हूँ। चूँकि अल्लामा हाली ने कहा है कि ये फ़न जो है, शायरी का जो फ़न है, ये अताई है, कसबी नहीं है। यानी इसे हासिल जद्दोजहद से नहीं किया जा सकता है। ये ईश्वर का करम होता है, ये ऊपर वाली की मेहरबानी होती है, जिसे चाहे दे दे। एक छोटा सा दुकानदार, छोटा सा मामूली सा कम पढ़ा लिखा, अगर उसका मिजाज शायराना है तो वो शायरी कर लेता है। मैंने कोशिश की। मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जी जी के बारे में कहा गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। कहा गया है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोगे वही भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। जिनके पास सबसे पहले कहा गया कि विद्या नहीं है, अब बाकी चीज़ें फिर न तपो न दानम, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में मृग के समान हैं। आप सभी साथियों का कार्यक्रम में कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।